हेलो व्यूवर्स, केबिथन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12th का पहला चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं और मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि वस्तुओं में विविधता होती है, यानी विभिन्नता होती है। वस्तुएं रंग में, रूप में, आकार में एक दूसरे से अलग होती हैं। प्राणियों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ तक कि एक ही प्रजाति के प्राणियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक विशेषताओं में, जैसे लंबाई, वजन, शरीर की शक्ति या बालों का रंग वगैरह में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। वहीं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में भी उनमें भिन्नता पाई जाती है। यानी जैसे मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जैसे बुद्धि हो गई, व्यक्ति की रुचि, चिंतन, अधिगम, संवेग वगैरह, इमोशंस वगैरह, उनमें व्यक्ति अलग होता है। जैसे कुछ लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग कम इमोशनल होते हैं, कुछ लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग कम बुद्धिमान हो सकते हैं। तो इस तरह से शारीरिक गुणों में और मनोवैज्ञानिक गुणों में व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक विशेषताओं में और मनोवैज्ञानिक गुणों में जो भिन्न होता है एक दूसरे से, उसे व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाया जाने वाला वैशिष्ट्य और विचलनशीलता। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग होता है कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी उनके व्यक्तित्व में जो भी विशेषताएं, जो भी क्वालिटीज पाई जाती हैं उनमें, और व्यक्ति के व्यवहार के स्वरूप, यानी व्यक्ति किस तरह का बिहेवियर करेगा, उसके बिहेवियर का जो पैटर्न होता है उसमें क्या विशेषता है। हर व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं वो दूसरे व्यक्ति से कुछ अलग होती हैं, और जो वो बिहेवियर करता है, जो व्यवहार करता है, उसमें भी क्या होता है, एक विशिष्टता पाई जाती है जो दूसरे लोगों से भिन्न होती है, अलग होती है। और साथ ही साथ व्यक्ति की विशेषताओं और उनके व्यवहार के जो पैटर्न है, बिहेवियर का जो पैटर्न है, उसमें विचलनशीलता पाई जाती है। विचलनशीलता का मतलब है कोई भी गुण जिसमें व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाए या अंतर पाया जाए। जैसे हम बुद्धि की बात करें, बुद्धि में विचलन देखने में आता है, यानी किसी व्यक्ति की, हर व्यक्ति की बुद्धि सेम तो नहीं होती, समान तो नहीं होती है। किसी व्यक्ति की बुद्धि कम होती है, किसी व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा होती है, किसी व्यक्ति की बुद्धि एवरेज होती है, औसत होती है। तो इस तरह से व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है कि व्यक्तियों में जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं और जिस तरह का वो बिहेवियर करता है, वो बिहेवियर और वो विशेषताएं उसकी अलग अलग होती हैं, यानी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती हैं। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये विश्वास है कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होता है। विशेषक यानी कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, कौन से गुण हैं, इनको ट्रेड्स भी बोला जाता है। तो इनके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारे पर्सनल ट्रेड्स होते हैं या व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, उनसे हमारा बिहेवियर जो होता है वो प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत इमोशनल है, ठीक है, तो ये उसका एक ट्रेट है, उसका एक विशेषक है, गुण है कि वो इमोशनल है। तो वो व्यक्ति जो है उसका बिहेवियर उसके इस विशेषक से प्रभावित होगा। तो जो वो बिहेवियर करेगा, मतलब कोई भी बात हुई, सिचुएशन हुई, वो इमोशनल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे विशेषकों से प्रभावित होता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, स्थितियों पर, यानी कैसी परिस्थिति है, कैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं। तो ये जो दूसरा विचार है कि व्यवहार सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसको स्थितिवाद या सिचुएशनिज्म कहा जाता है। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि स्थितिवाद या सिचुएशनिज्म क्या होता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशा से प्रभावित होता है, वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर करता है, उसका बिहेवियर करंट टाइम में क्या सिचुएशन है उसके आधार पर निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का, उसको हर बात पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है। तो वो अपने जो उसके कुलीग्स हैं, साथ में काम करते हैं, कोवर्कर्स हैं, उनके साथ वो अक्सर गुस्से का प्रदर्शन करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन यही व्यक्ति
जब अपने बॉस के सामने जाता है, सर्वोच्च अधिकारी के सामने जाता है, तो वहां पर जाकर इस आक्रामक प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वो अग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल नहीं दिखाता है। वहां पर जाकर वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल पोलाइट, विनम्र व्यवहार करता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो बॉस के सामने अग्रेसिव होगा तो बॉस उसे काम से निकाल देंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है। ओके, अब अगला टॉपिक है हमारा इसी में, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। हमने ये तो समझ लिया कि जितने भी मनुष्य होते हैं उनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक गुण, शारीरिक गुण पाए जाते हैं। यहाँ चूंकि मनोविज्ञान है इसलिए मनोवैज्ञानिक गुणों की बात ज्यादा करेंगे। तो जो मनोवैज्ञानिक गुण है उनका मापन भी किया जाता है। अगर हम ये कहें कि किसी व्यक्ति में कौन से मनोवैज्ञानिक गुण है या कितनी मात्रा में है, तो उनको समझने के लिए, यानी किसी भी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने के लिए क्या करना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा, उसका असेसमेंट करना होगा। मूल्यांकन से क्या मतलब होता है, मूल्यांकन का अर्थ होता है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करना। जब हम किसी व्यक्ति के अंदर कौन से मनोवैज्ञानिक गुण हैं इनका पता लगाने के लिए उन गुणों का मापन करते हैं, तो इसे मूल्यांकन या असेसमेंट कहा जाता है। अब इन मनोवैज्ञानिक गुणों के मापन के लिए हमें अनेक मानक विधियों का इस्तेमाल करना होता है, या अनेक मानक विधियों का यूज किया जाता है। तो ये जो मानक विधियां हैं ये क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सब्जी लेने गया और उसने 1 किलो भिंडी सब्जी वाले से तोलने के लिए कहा। तो सब्जी वाले ने वही सड़क पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसको उठा के क्या किया, अपने तराजू पे रख लिया और दूसरी साइड भिंडी रख दी और बोला कि जी 1 किलो हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप यह बोलोगे कि हम कैसे मान लें कि ये जो पत्थर है वो 1 किलो का है, क्या ये स्टैंडर्ड है? 1 किलो का जो बाट होता है वो होता है स्टैंडर्ड, है ना, जो सरकार की तरफ से मानक बाट होता है वो स्टैंडर्ड होता है, उससे आपको तोलना है, उससे आपको मेजरमेंट करना है। तो इसी तरह से मनोवैज्ञानिक गुणों के मापन के लिए भी मानक विधियां या स्टैंडर्ड मेथड यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हम किसी भी व्यक्ति के जो भी मनोवैज्ञानिक गुण हैं उनका मापन या मूल्यांकन क्यों करना चाहते हैं, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो सबसे पहला कारण है कि व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति का पता लगाना। यानी हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों का ताकि हम ये जान सकें कि किसी भी व्यक्ति में वो गुण उपस्थित है या नहीं। तो उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए मूल्यांकन करते हैं। दूसरा है व्यक्तियों के गुणों की तुलना करने के लिए। ठीक है, दूसरा कारण है कि हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हम एक ही गुण पर लोगों की तुलना कर सके। जैसे मान लीजिए एक मनोवैज्ञानिक गुण है बुद्धि, तो बुद्धि में हम पहले ये पता लगा लिया कि एक व्यक्ति में जो है वो बुद्धि की कितनी मात्रा है। ठीक है, उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, उनके जो मार्क्स आते हैं, हम क्या करते हैं, इस बच्चे के इतने मार्क्स आए, फिर हम कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं तो कि क्लास में किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। तो उसी तरह से मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर हम व्यक्तियों की आपस में तुलना करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति की IQ इतनी है, दूसरी व्यक्ति की IQ इतनी है, तो हम आपस में उनका कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि एक व्यक्ति में जो मनोवैज्ञानिक गुण है वो दूसरे व्यक्ति की तुलना में कितना ज्यादा या कितना कम है। मूल्यांकन जो हम करते हैं उसके पीछे तीसरा कारण होता है व्यवहारों का पूर्व कथन करना। यानी हम जब मूल्यांकन करते हैं तो हम उस मूल्यांकन के आधार पर जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, जो भी सूचना प्राप्त होती है, उसके आधार पर व्यक्ति के बारे में एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक पूर्व कथन कर सकते हैं कि इस बिहेवियर के आधार पर आगे भविष्य में व्यक्ति ऐसा ऐसा व्यवहार कर सकता है या ये बन सकता है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है, उसका चौथा कारण है व्यवहारों में परिवर्तन लाने का प्रयास। फॉर एग्जाम्पल, किसी मनोवैज्ञानिक गुण की उपस्थिति के बाद आपने उसका पूर्व कथन किया कि व्यक्ति भविष्य में इस तरह का बिहेवियर करेगा। तो मान लीजिए वो जो बिहेवियर के बारे में हमने प्रेडिक्शन किया है वो बहुत अच्छा नहीं है, कि मतलब जैसे अगर आज के बिहेवियर के हिसाब से व्यक्ति में कोई कमी नजर आती है, आगे भविष्य में जो भी वो बिहेवियर करेगा वो ठीक नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज लाने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है वो क्लास में पढ़ने में कमजोर है, ठीक है,
हमने उसके गुण का मापन किया, मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया, और ये पता लगा कि वो बच्चा जो है क्लास में बहुत ही कमजोर स्टूडेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक प्रेडिक्शन किया कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके इसमें चेंज लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, क्या कमियां हैं जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आते हैं या वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता एग्जाम में। ठीक है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये पॉइंट्स आपको बुक में अलग अलग जगह पे मिलेंगे, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन किया और एक साथ पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं, जो हम मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कर रहे हैं वो मूल्यांकन कितने प्रकार का है। तो मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन दो प्रकार का हो सकता है या दो तरीके से हो सकता है, अनौपचारिक मूल्यांकन और औपचारिक मूल्यांकन। अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है? औपचारिक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जो कि वस्तुनिष्ठ होता है, मानकीकृत होता है और व्यवस्थित होता है। यानी कि इसमें जब किसी गुण का असेसमेंट किया जाता है तो वो पहली बात तो वो सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, दूसरी बात वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि गुणों का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आएंगे। जैसे एक बच्चे की कॉपी एक टीचर चेक करे तो जो रिजल्ट आए सेम वही मार्क्स या रिजल्ट दूसरे टीचर के सेम कॉपी चेक करने पर भी आने चाहिए। एक बच्चे की कॉपी दो अलग अलग टीचर चेक कर रहे हैं और दोनों ने सेम रिजल्ट्स दिए हैं, सेम मार्क्स आए हैं, दैट मीन्स कि उसमें वस्तुनिष्ठता है। औपचारिक मूल्यांकन मानकीकृत होता है, मैंने भी आपको बताया स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी मानक विधियों का उसमें इस्तेमाल किया गया हो गुणों के मापन करने के लिए। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन की। तो अनौपचारिक मूल्यांकन में जो रिजल्ट होता है वो बदल जाता है जब मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति बदल जाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति किसी गुण का मूल्यांकन कर रहा है तो रिजल्ट कुछ और आ रहा है, और दूसरा व्यक्ति गुण का मूल्यांकन कर रहा है तो उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो ये जो है वो आत्मनिष्ठ हो जाता है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं। ठीक है, तो अनौपचारिक मूल्यांकन में जो गुण का मूल्यांकन है वो कैसा होता है, व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या होती है उसकी। ठीक है, तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो व्यक्ति के हिसाब से बदल जाते हैं। औपचारिक मूल्यांकन के लिए मनोवैज्ञानिकों का प्रशिक्षित होना, ट्रेंड होना जरूरी होता है, तभी वो वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत और व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन कर पाएंगे। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र। क्योंकि हम मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो हम किन गुणों का मूल्यांकन करेंगे, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करना चाहिए, तो किन मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करना चाहिए, यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो आप ये देखिए कि जो भी मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं वो जनरली मल्टी डायमेंशनल होते हैं, ये बहुत सारे पक्ष होते हैं। अब यहाँ बहुविमात्मक या बहुपक्षीय से क्या मतलब है, गुणों का बहुपक्षीय होने से क्या मतलब है, यानी कोई भी गुण अगर मल्टी डायमेंशनल है तो उसका क्या मीनिंग है। तो किसी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पूरी तरह से मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको ये भी मूल्यांकन करना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र आदि में व्यक्ति कैसा परफॉर्म करता है, कैसा बिहेवियर करता है, क्योंकि उसका बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है, उन मनोवैज्ञानिक गुणों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें ये भी देखना होगा कि व्यक्ति किसी गुण के कारण किस प्रकार से ज्ञान को हासिल करता है, नॉलेज हासिल करता है, किस प्रकार से इमोशंस एक्सप्रेस करता है, या समाज में वो कैसा बिहेवियर करता है। अब हम मनोवैज्ञानिक गुणों की बात कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक गुणों को के कुछ वर्ग बताए हैं, उनका संवर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया है। तो ये कौन कौन से गुण हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहला है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या होती है आगे आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए कि बुद्धि जो होती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने वातावरण को समझते हैं। यानी बुद्धि वो एक क्षमता है, गुण है, जिससे हम अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के माहौल को समझते हैं, सविवेक चिंतन करते हैं। चिंतन यानी थिंकिंग, और वो चिंतन कैसा है, विवेकपूर्ण है, जो हमें सही गलत के बारे में बताए, ऐसा चिंतन। किसी चुनौती के सामने होने पर, यानी कोई चुनौती आ रही है, कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो भी चीजें उपलब्ध हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनको हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकें। ठीक है, हमारे पास जो भी चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं के द्वारा हम अपने समस्या का समाधान कर सकें, तो हमारी इस क्षमता को बुद्धि कहा जाता है, जिसके द्वारा हम अपने वातावरण को समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और किसी चुनौती का सामना अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा गुण है अभिक्षमता या एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड या अभिक्षमता से मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता, यानी कोई व्यक्ति किसी भी तरह के स्किल को सीख सकता है। इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि अगर उसे कोई भी स्किल सिखाया जाए, कोई भी ज्ञान सिखाया जाए, तो वो उसको अर्जित कर लेगा। इस बात का हम प्रिडिक्शन करते हैं, इस बात का पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति को अगर सही माहौल मिले, ठीक है, सही माहौल मिले या फिर उसको ट्रेनिंग मिले, तो फिर वो परफॉर्म कैसा करेगा, इस बात को क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसका गला बड़ा सुरीला है, तो हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं ना कि इस बच्चे को अगर हम ट्रेनिंग दें या अच्छा माहौल मिले उसको, तो वो आगे चलकर एक बेहतरीन सिंगर बनेगा। ठीक है, और जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे जितनी उनको ट्रेनिंग दे लो, वो सिंगर नहीं बन सकते, क्योंकि उनके अंदर उस सिंगिंग को हासिल करने की, अर्जित करने का कौशल नहीं है, उनके अंदर इस बात की संभावना नहीं है। अभिरुचि, इंटरेस्ट। अभिरुचि से मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को व्यस्त रखने की वरीयता। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज है, क्रियाएं हैं, उनमें दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा, यानी जो भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज में से बाकी एक्टिविटीज की तुलना में किसी एक खास एक्टिविटी या एक से ज्यादा एक्टिविटी में खुद को ज्यादा व्यस्त रखना। यहाँ पर देखिए, व्यक्ति के पास डिफरेंट टाइप के वर्क है, लेकिन जो उसको पसंद होता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, उसमें क्या करता है, वो अपने आप को ज्यादा बिजी रखता है। जैसे सब्जेक्ट्स आप बहुत सारे पढ़ते हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट बहुत पसंद है, जैसे किसी बच्चे को मैथ बहुत पसंद है या किसी बच्चे को ड्राइंग बहुत पसंद है, तो वो बाकी सब्जेक्ट्स तुलना में क्या करता है, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसमें ज्यादा बिजी रहता है। तो इसी को अभिरुचि कहते हैं, यानी बाकी कामों की तुलना में आप किसी पर्टिकुलर काम को ज्यादा खुशी से करते हैं, उसमें ज्यादा बिजी रहते हैं आप, ठीक है, उसको करना पसंद करते हैं, तो उसको अभिरुचि कहते हैं। जब हम किसी स्टूडेंट की अभिरुचि यानी इंटरेस्ट का मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो हमें उससे ये फैसला लेने में या डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प मिलती है कि उसे किन सब्जेक्ट्स को वो खुशी के साथ स्टडी करेगा। तो इंटरेस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है, एक बहुत इम्पोर्टेंट गुण होता है, जिसके कारण व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफल हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी काम को खुश होकर करते हैं, मन लगाकर करते हैं, तो हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, किसी भी काम में अभिरुचि या इंटरेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति में उसकी अभिक्षमता या एप्टीट्यूड भी होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको गाना गाना बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन उसका गला सुरीला नहीं है, उसको सुर लय ताल जितना भी समझाओ समझ में नहीं आता है, तो वो इस स्किल को हासिल नहीं कर सकता, भले उसको चाहे जितना भी ट्रेनिंग दिया जाए। किसी भी काम को सीखने के लिए, किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए इंटरेस्ट के साथ साथ एप्टीट्यूड का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति के अंदर किसी काम को सीखने के लिए एप्टीट्यूड हो, लेकिन इंटरेस्ट नहीं हो, तो भी उस काम को व्यक्ति दिक्कत से सीखेगा, तब भी किसी काम को व्यक्ति बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएगा, ठीक है, क्योंकि चाहे उसको कितनी भी ट्रेनिंग दे ली जाए, उसका मन नहीं लगेगा तो वो उस काम को नहीं। तो यहाँ दोनों चीजों का होना जरूरी है। व्यक्तित्व से अर्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। पर्सनैलिटी वो विशेषताएं हैं जो किसी व्यक्ति में होती हैं और उनके कारण व्यक्ति जो होता है वो दूसरों से अलग होता है या यूनिक होता है। अब यहाँ पर जो विशेषताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की होती हैं, यानी किसी की पर्सनालिटी में जो भी क्वालिटीज या जो भी गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वो अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की होती है, यानी हमेशा वो वैसा ही बिहेवियर करेगा। जैसे एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही गुस्सैल टाइप का है, तो वो ज्यादातर सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करेगा, गुस्से वाला बिहेवियर करेगा।
ठीक है, इसलिए स्थायी बोला गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो विशेषताएं हैं उनको अपेक्षाकृत स्थायी बोला गया है। यानी 99% वो व्यक्ति गुस्से वाला बिहेवियर कर सकता है, लेकिन 1% ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरी तरह का बिहेवियर करे, यानी कि वो विनम्र व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, खुश मिजाज व्यवहार करे। जब हम किसी के पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कोई भी व्यक्ति डिफरेंट सिचुएशन में किस टाइप का बिहेवियर करेगा, यानी उसके व्यवहार की व्याख्या करने में, उसके व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। और जब हम किसी के व्यवहार को समझ लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है, हम इस बात का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति भविष्य में कैसा बिहेवियर करेगा या डिफरेंट सिचुएशन में वो किस टाइप का बिहेवियर करेगा। मूल्य यानी वैल्यू जो होते हैं किसी व्यक्ति के स्थायी विश्वास होते हैं, जो कि किससे संबंधित होते हैं, आदर्श बिहेवियर से, आदर्श व्यवहार से संबंधित होते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे अगर हम आदर्श की बात करें, आदर्श बेटा ऐसा होना चाहिए जो पिता की आज्ञा का पालन करे, या आदर्श भाई ऐसा होना चाहिए, है ना, आदर्श राजा ऐसा होना चाहिए। तो हम अपने लिए क्या करते हैं, और ये किसी भी व्यक्ति के बिलीव होते हैं कि हमें ऐसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हर व्यक्ति के जो वैल्यूज होते हैं वो उसके बिहेवियर के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उस मूल्य के हिसाब से ही बिहेवियर करते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक गुण हैं जिनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि मूल्यांकन की विधियां कौन सी हैं। ये जो मनोवैज्ञानिक हमने अभी देखे उनको हम किन विधियों के द्वारा माप सकते हैं, उनका मूल्यांकन, उनका असेसमेंट किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। जो भी विधियां दी हैं उनको हम शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि क्लास 11th में आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली विधि है मनोवैज्ञानिक परीक्षण या साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति की जो भी बिहेवियर होता है उसकी, या जो मेंटल क्वालिटीज होती है, मानसिक विशेषताएं या व्यवहारिक विशेषताएं जो होती हैं उसके बिहेवियर की, उनका मापन किया जाता है वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत तरीके से। यानी स्टैंडर्ड मैंने अभी आपको बताया था, और ऑब्जेक्टिव तरीके से। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कितने भी लोग उसका परीक्षण करें, टेस्ट करें, सेम रिजल्ट्स आए। अब ये जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं इनका यूज कहाँ पर होता है, इनका यूज होता है क्लिनिकल डायग्नोस के लिए, नैदानिक चिकित्सा में, किसी को निर्देशन देने में, इसके अलावा कर्मचारियों के चयन में, किसी नौकरी के लिए कर्मचारियों के चयन में, उनके स्थानन यानी कि प्लेसमेंट के लिए, और किसी ट्रेनिंग को देने के लिए इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का यूज किया जाता है। मूल्यांकन की दूसरी विधि है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार जो होती है वो एक ऐसी विधि होती है जिसमें व्यक्ति से बातचीत करके सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। इंटरव्यू मेथड का यूज तब किया जाता है जैसे मान लीजिए कोई जो एम्प्लॉयर होता है वो कर्मचारियों का चयन करता है, यानी नौकरी के लिए इंटरव्यू लेता है, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। या फिर जब कोई रिपोर्टर किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई इंसिडेंट हो या कोई ऐसी बात हो, कोई घटना हो, उससे संबंधित लोगों का इंटरव्यू करता है, तब इस मेथड का यूज किया जाता है। व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी। केस स्टडी में क्या करते हैं, केस स्टडी में किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत ही गहनता से अध्ययन किया जाता है, यानी बहुत डीपली उसकी स्टडी की जाती है। ये विधि जो है वो नैदानिक मनोविज्ञान यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी से आई थी, विज्ञान से ये आई थी विधि, और इसका यूज क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा, यानी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं। केस स्टडी मेथड में दूसरी और मेथड्स का यूज किया जाता है एज अ टूल, यानी आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए डिफरेंट बहुत सारी मेथड्स यूज किए जाते हैं केस स्टडी में, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर और मनोवैज्ञानिक परीक्षण या साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगली विधि है परीक्षण या ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में किसी भी स्वाभाविक दशा में जो घटना घटित हुई होती है या किसी बिहेवियर का प्राकृतिक परिस्थितियों में, स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है और उसके बारे में रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ये जो अध्ययन या स्टडी होती है वो व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है पहले बता चुके हैं, सिस्टमैटिक तरीके से और संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी बिहेवियर का या किसी भी घटना का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना हो, जो माँ होती है और उसका बच्चा होता है उनमें आपस में कैसे इंटरेक्शन होता है, तो हम इस चीज की स्टडी ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लास्ट मेथड है सेल्फ रिपोर्ट या आत्म प्रतिवेदन। आत्म प्रतिवेदन वो विधि है जिसमें व्यक्ति खुद यानी स्वयं क्या सोचता है, उसके बिलीव्स क्या हैं, या फिर किसी भी
विषय के बारे में उसके व्यूज क्या है, ठीक है, उसकी विचारधारा क्या है, इसके बारे में वो खुद जो है इंफॉर्मेशन देता है। जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनकी सूचना वो खुद देता है। और ऐसी सूचनाएं इंटरव्यू के द्वारा या फिर क्वेश्चनायर के द्वारा या किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या फिर उसके द्वारा लिखी हुई किसी डायरी से भी प्राप्त की जा सकती है। सो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर से बुद्धि टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।